हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। आज हम डिस्कस करेंगे 13 जुलाई 2021 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो। लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। और साथ ही साथ दोस्तों, आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो दिया हुआ है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करें और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस ऑलरेडी बहुत कम है, लेकिन एक बार आप चेक करेंगे आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको ये मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 90 से 95% तक वो करंट अफेयर कवर हो रहा है जो आपके एग्जाम में आएगा। यही अफेयर्स क्लाउड की खासियत है। लेकिन हम आपका करंट अफेयर किस तरह से कवर करेंगे? हम आपको देंगे डेली करंट अफेयर। डेली में आपको 3 तरह के करंट अफेयर्स मिलेंगे। डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में क्विज मिलेगा, जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली करंट अफेयर होगा। वीकली में 3 तरह के सेक्शंस होंगे। डिटेल करंट अफेयर्स तो होंगे ही होंगे, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में होंगे, और एक होगा क्विज, जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर हर हफ्ते अटेम्प्ट करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मंथली। मंथली में आपको 4 तरह के सेक्शंस मिलेंगे। डिटेल करंट अफेयर मिलेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और पॉकेट पीडीएफ, मतलब 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिलेगा, ताकि आप अच्छे से दोबारा उसको रिवाइज कर सको अपने एग्जाम से पहले। लेकिन आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है अलग अलग पीडीएफ के माध्यम से। मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होंगी वो आपको एक ही पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। तो आप इन पीडीएफ का यूज कर सकते हैं अगर इस तरह से आपने कवर करना है। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो आपको 3 तरह के सेक्शंस मिलेंगे, डिटेल और क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर, लेकिन वो बैंकिंग और इकोनॉमी से ही रिलेटेड होंगे। एक होगा क्विज, जो कि हर महीने आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। नेक्स्ट होगा, अगर आप पास्ट जितना भी करंट अफेयर जा चुका है अभी 2021 का, तो वो एक ही पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते हो तो आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हो। आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी दिया जा रहा है, इसमें डिटेल तो मिलेगी। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे से कौन से क्वेश्चन आपको वहां पे मिल सकते हैं। अगर आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट करंट अफेयर भी आपको करवाए जाएंगे यहाँ पे, और हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं। तो गाइस, ये सारी चीजें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलेगी। ऐसे नहीं कि कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन है, सिर्फ आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, करियर्स क्लाउड को। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करना है और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे ऑप्शन आएगी 1 साल की सब्सक्रिप्शन या 2 साल की, कोई भी बाय कर लिया। प्राइस ऑलरेडी बहुत कम है और उसके ऊपर भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। आप हमें इस ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं और हमें इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कोई भी आपकी क्वेरी है। तो स्टार्ट करते हैं 13 जुलाई 2021 का करंट अफेयर। लेकिन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा यार, लाइक जरूर करें, शेयर करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो गाइस, ये सारी चीजें करने के बाद आप हमें मोटिवेट करोगे, आप हमें सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। और पहला करंट अफेयर है, Who won the 16th edition of 2020 UEFA? UEFA का मतलब है यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, या आप कह सकते हो यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। तो वो उनका एक यूरो कप हुआ है दोस्तों। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता होगा जो फुटबॉल लवर है। मैं इतना ज्यादा फुटबॉल जो है वो नहीं देखता, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है 16th एडिशन था ये इंपॉर्टेंट की बात है यहाँ पे। और एक यूरो कप था 2020 का, जो कि 2021 में हुआ कोविड के कारण, और ये 4 साल में एक बार होता है दोस्तों। इसके पहले 2016 में हुआ था, जिसके विनर कौन थे? पोर्तुगल था। जिसका विनर कौन था? पोर्तुगल कंट्री थी। लेकिन अब ये दोबारा से हुआ है, 4 साल के बाद होना ही था। और ये कौन जीता है दोस्तों? इटली जीता है। याद रखना है आंसर क्या होगा? बी होगा। और किसको हराया है दोस्तों? इंग्लैंड को हराया है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि डिफीटिंग टीम भी कौन सी है, क्योंकि ये आपको ज्यादा पूछने के चांस है, क्योंकि इटली सबको पता है। इंग्लैंड बच्चे जो है वो स्किप कर जाएंगे, कहीं ना कहीं गलत कराएंगे। तो याद रखना है, इंग्लैंड जो है वो डिफीटिंग टीम है, इटली जो है वो जीती हुई टीम है, पोर्तुगल जो है वो 2016 में ये कप जीता था। मतलब इससे पहले ये ट्रॉफी किसके पास थी? पोर्तुगल के पास थी। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है जितनी भी मैंने आपको बताई हैं। तो 16th एडिशन यूरो कप 2020 और 11 जून से लेकर 11 जुलाई के बीच में ये कप हुआ है।
और अगर यूरो कप है तो आपको पता होना चाहिए यूरोप के ही किसी एरिया में होगा। तो इसमें स्टेडियम दोस्तों जरूर याद रखना है, वेम्बले स्टेडियम इसका आंसर होगा। कहां पे हुआ है ये टूर्नामेंट? लंदन, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, मतलब स्टेडियम आपको पूछा जा सकता है। और इटली ये टूर्नामेंट जो है वो दूसरी बार जीत रहा है। इससे पहले उन्होंने 1968 में जीता था, बहुत पुरानी बात हो चुकी है 1968 में, मतलब आप कह सकते हो 53 ईयर्स का गैप है, 53 ईयर्स का गैप है इस टूर्नामेंट के अंदर दूसरी बार जीतने में। और ये किसी भी कंट्री के लिए जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट गैप है दो टाइटल्स के बीच में किसी भी कंपटीशन में, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप देख सकते हो यहां पे लिनार्डो बानुकी जो कि इटली से बिलोंग करते हैं, उनको स्टार ऑफ द मैच अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो ये भी आपने याद रखना है, स्टार ऑफ द मैच मतलब फाइनल अवार्ड जो दिया गया है वो फाइनल मैच का वो किसको दिया गया है? लिनार्डो बानुकी जो कि इटली से ही बिलोंग करते हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि आप कह सकते हो कि उन्होंने सबसे ज्यादा गोल का जो रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इंटरनेशनल गोल्स का 109 का जो है वो लेवल कर लिया, किसके साथ? ईरान के अली दाए के साथ। तो मतलब ये जस्ट आपने एक बार पढ़ना है लाइन को, तो मेरे ख्याल से नहीं होगा कि आप भूल जाएंगे इसको, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये टूर्नामेंट 4 साल में एक बार होता है, इससे पहले 2016 में हुआ था और जीता कौन था इसको? पोर्तुगल जीता था। इस बार टोटल कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था? 24 यूरोपियन टीम्स ने इसके अंदर क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। और ऐसा पहली बार हो रहा है, यूरोप की 11 सिटीज ने इसको होस्ट किया है, 11 सिटीज ने इसको होस्ट किया है। ये भी आप जो है वो थोड़ा सा अपने दिमाग में रख सकते हो। और इसमें 2 अवार्ड्स खास तौर से आपने याद रखने हैं, तीसरा भी याद रख सकते हैं, लेकिन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अली पे टॉप स्कोरर अवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल्स का रिकॉर्ड जो है वो अब उनके पास चला गया, 109 है, बराबर कर चुके हैं ईरान के अली दाए के साथ। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो मिला है वो मिला है जान लुइजी को, जो कि कहां से बिलोंग करते हैं? इटली से। एक बार पढ़ जरूर ले ताकि ऑप्शन में अगर आ गया तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पेड्रो लोपेस जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, फिर से एक बार पढ़ना है, लेकिन ये चांसेस बहुत कम है कि ये आपको यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पूछ ले, लेकिन बाकी आपको पूछा जा सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहां से निकल के आ चुके हैं सामने। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। हु वन मेन सिंगल्स इन विंबलडन चैंपियनशिप 2021? तो आपको पता है कि इससे पहले हमारे पास ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, इससे पहले फ्रेंच ओपन जो है वो हो चुका है, अब तीसरा आप कह सकते हो ग्रैंड स्लैम हुआ है वो है विंबलडन। और ये तीनों को जीतने वाला एक ही प्लेयर है दोस्तों, नोवाक जोकोविक। तो आपका काम नोवाक जोकोविक ने आसान कर दिया कि और कोई याद ही नहीं रखना आपने। तीनों टूर्नामेंट जो हैं वो अभी तक हो चुके हैं, जो तीनों के तीनों नोवाक जोकोविक ने जीते हैं। तो हमारे पास विनर कौन है? नोवाक जोकोविक। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? सर्बिया से बिलोंग करते हैं। मैटियो ब्रेटनी ये जो हैं वो डिफीटेड प्लेयर हैं, मतलब डिफीट मतलब हारे हैं दोस्तों। ये नोवाक जोकोविक ने इनको हराया है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त प्लेयर हैं। और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? इटली से बिलोंग करते हैं। तो आप देख सकते हो यूरो कप इटली जीत गया है, लेकिन विंबलडन जो है वो हार चुका है। तो याद रखोगे दोस्तों किसने जीता है? मेंस में नोवाक जोकोविक ने। और वुमेन्स कैटेगरी में विंबलडन जो है वो किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर ने जीता है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर यहां पे कौन है? एशलेग बार्टी। तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, और पहली बार उन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है, मतलब पहली बार उन्होंने विंबलडन जीता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगा नोवाक जोकोविक का 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं दोस्तों। ये 20वां ग्रैंड स्लैम था जो उन्होंने जीता था। 2011 में पहला जीता था, 2020 में 2021 का 20वां ग्रैंड स्लैम जो है वो जीत चुके हैं और बराबर कर चुके हैं वो रिकॉर्ड को। अभी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। कैरोलिना प्लिस्कोवा जो है वो ये डिफीटिंग प्लेयर है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि हराया किसको है। और कैरोलिना प्लिस्कोवा जो है वो चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। तो मतलब आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। लेकिन मेंस में आपको डिफीटिंग प्लेयर का नाम पूछा जा सकता है। मैटियो बेरेटिनी था जो कि इटली से बिलोंग करते थे, और कैरोलिना प्लिस्कोवा। ये बहुत चांसेस कम है वुमेन के अंदर पूछ लें, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है। और दोस्तों यहां पे देख सकते हो मुस्कुराता हुआ चेहरा जोकोविक का। कमाल के प्लेयर हैं जोकोविक ने जो है वो विंबलडन जीत लिया, और 20वां ग्रैंड स्लैम है दोस्तों इनका ये। और इन्होंने रिकॉर्ड बराबर कर लिया है रॉजर फेडरर का। रॉजर फेडरर ने भी 20 ग्रैंड स्लैम है। राफेल नडाल के उनके भी कितने हैं? 20 हैं। लेकिन एशलेग बार्टी का ये दूसरा ग्रैंड स्लैम है दोस्तों ओवरऑल। इससे पहले वो फ्रेंच जीती थी और अब जो है वो विंबलडन जीती हैं। विंबलडन पहला है उनका। तो आप देख सकते हो इन्होंने जो है वो मोस्ट ग्रैंड स्लैम्स का रिकॉर्ड जो है वो बराबर कर लिया है। रॉजर फेडरर ने भी 20
जीते हैं। राफेल नडाल ने भी जो है वो कितने जीते हैं, 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और जोकोविक ओनली ऐसे प्लेयर बन चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के रॉड लेवर के बाद, जो कि 1969 की बात कर रहे हैं, जिन्होंने एक ही साल के अंदर 3 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 इन्होंने जीता है, फ्रेंच ओपन 2021 इन्होंने जीता है, विंबलडन 2021 इन्होंने जीता है। तो एक ही साल के अंदर। अभी तो दोस्तों कुछ भी नहीं हुआ, 2 टूर्नामेंट इस साल के और बहुत ही फेमस पड़े हुए हैं। ओलंपिक्स पड़ा हुआ अभी तो, और अभी जो है वो हमारे पास यूएस ओपन भी पड़ा हुआ है। तो यूएस ओपन अगर ये जीत जाते हैं तो चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्लेयर बन जाएंगे। और ये बार्टी का दूसरा ग्रैंड स्लैम था, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, उससे पहले वो फ्रेंच जीत चुकी हैं 2019 में, और अब जो है विंबलडन जीत चुकी हैं, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। तो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स जो आपने याद रखने हैं विंबलडन से। लेकिन एक बात और बताऊंगा आपको, जो आप यहां पे नाम देख रहे हो मारिजा सिसैक, जो मारिजा सिसैक हैं, उनका अगर आप देखोगे वो मेंस फाइनल में फीमेल अंपायर थी, और ऐसा पहली बार हुआ है। तो याद रखना है ये नाम मैरिजा सिसैक। मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको नोट कर लें। और ये कहां से बिलोंग करती हैं, क्रोटिया या क्रोशिया आप कह सकते हो, वहां से बिलोंग करती हैं। और पहली फीमेल चेयर अंपायर हैं जो मेंस फाइनल में जो है वो पहुंची थी, और उन्होंने उसमें अंपायरिंग की थी। तो याद रखना है मैरिजा सिसैक। और यहां पे आप नाम देख रहे हो, इंडियन ओरिजिन समीर बनर्जी ने जो है बॉयज सिंगल टाइटल जीत लिया है दोस्तों। आपको यहां पे थोड़ा सा पूरा नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है, समीर बनर्जी का नाम जो है वो यहां पे आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बॉयज सिंगल टाइटल जीत लिया है विंबलडन के अंदर, बॉयज सिंगल टाइटल विंबलडन 2021 के अंदर। और ये जूनियर जो चैंपियनशिप होती है विंबलडन की, उसके अंदर उन्होंने जीता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों, ऐसा इंडिया ने पहले 4 बार कर दिया है। कौन कौन से प्लेयर हैं 4 बार अगर मैं नाम लूंगा उसमें यूकी बम्बारी आपको मिलेगा नाम, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था जूनियर में 2009 में। और इससे पहले लिएंडर पेस हैं दोस्तों, मेरे ख्याल से लिएंडर पेस का नाम तो सारे बच्चों को पता होगा, और इन्होंने विंबलडन भी जीता है, यूएस ओपन भी जीता है जूनियर चैंपियनशिप के अंदर। रमेश कृष्णन है, इन्होंने फ्रेंच भी जीता है, विंबलडन भी जीता है। और एक हमारे पास क्या है, रामनाथन कृष्णन, इन्होंने भी विंबलडन जीता है, आप कह सकते हो जूनियर चैंपियन। तो 4 जूनियर चैंपियन ऑलरेडी हमारे पास थे, अब 5 में आ चुके हैं समीर बनर्जी। लेकिन ये इंडियन सिटीजन नहीं है, इंडियन ओरिजिन है। याद रखें, इंडिया का कहना इनको बंद कर दें समीर बनर्जी को, ये इंडिया के नहीं हैं, इंडियन ओरिजिन है। ये चीज आपने याद रखनी है। तो जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं बिल्कुल याद रखोगे आप लोग, यहां पे देख सकते हो सारी चीजें जितनी भी मैंने आपको बताई हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। What is the name of human commercial space mission which was launched by Virgin Galactic? दोस्तों वर्जन गैलेक्टिक जो है वो एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की प्राइवेट स्पेस फ्लाइट कंपनी है। याद रखना, एक प्राइवेट कंपनी है। तो उन्होंने एक 6 मेंबर का एक क्रू था, और उसको तैयार किया 6 मेंबर को, और उन 6 मेंबर को जो है वो स्पेस में भेजा था। और जस्ट 1.5 घंटे की जर्नी थी, 1.5 आवर की। तो उसमें वो वापस आए, मतलब आप कह सकते हो स्पेस टूरिज्म के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो ये 6 क्रू मेंबर में मैं आपको बताऊंगा कि एक इंडियन ओरिजिन भी है। वो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक इंडियन ओरिजिन भी है। लेकिन सबसे पहले इसका मिशन का नाम देखते हैं। मिशन का नाम क्या है, यूनिटी 22। याद रखना है, क्या क्या चीजें याद रखनी है। कंपनी का नाम वर्जिन गैलेक्टिक जिन्होंने भेजा, और ये कमर्शियल स्पेस मिशन था, मतलब लोगों को भेजा गया था। ह्यूमन कमर्शियल स्पेस मिशन था। कितने लोगों को भेजा गया था, 6 को भेजा गया था। तो आप यहां पे देख सकते हो वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप 2 यूनिटी 22 लॉन्च। तो इस तरह का वो आपको दिखेगा। 3 जो है वो इसमें आपको मेन जो है वो यहां पे दिखेंगे। और यूएस बेस्ड ये कंपनी है, वर्जिन गैलेक्टिक प्राइवेट कंपनी है। 6 मेंबर इन्होंने भेजे थे, यूनिटी 22 मिशन का नाम है। और दोस्तों अपने याद रखना है, जो वर्जिन गैलेक्टिक के हेड हैं, मतलब जो फाउंडर हैं रिचर्ड ब्रैंसन, वो भी 6 में से एक थे। मतलब वो खुद भी गए हैं, वो भी खुद एक पैसेंजर थे। और जो मैं इंडियन ओरिजिन की बात कर रहा था, उनका नाम क्या था, श्रीषा बांदला। तो दोस्तों याद रख लें, श्रीषा बांदला फिर से इंडियन ओरिजिन है। इनका जन्म इंडिया में हुआ है, लेकिन ये पली बड़ी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। तो इनका जन्म जो है वो आंध्र प्रदेश में हुआ था। एग्जैक्ट जगह है गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, ये लिखा हुआ है गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर, लेकिन ये बड़ी पली जो है वो हाउस्टन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। तो श्रीषला बांदला जो है वो वर्जिन गैलेक्टिक के 1.5 घंटे के जो स्पेस मिशन था जुलाई के अंदर, उसमें तीसरी इंडियन
वुमेन बनेंगी जो स्पेस के अंदर जाएंगी। मतलब इससे पहले 2 हैं, आपको पता है, कल्पना चावला जी जा चुकी हैं और हमारे साथ जो हैं विलियम, या आप कह सकते हो सुनीता विलियम्स भी जो हैं जा चुके हैं। तो तीसरी महिला बन जाएंगी जो स्पेस के अंदर जाएंगी, जो इंडियन ओरिजिन की होंगी। लेकिन आपको पता है इंडियन सिटीजन सिर्फ एक ही है जो अभी तक स्पेस में पहुंचा है, वो है राकेश शर्मा। वो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता होगा, राकेश शर्मा, ओनली इंडियन सिटीजन टू ट्रेवल इन स्पेस, एक ही इंडियन जो स्पेस के अंदर गए हैं। और आपने एक बात और याद रखनी है इसके अंदर कि इनका जन्म जो है वो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, लेकिन इनका जो पालन पोषण है वो यूएसए में हुआ, तो इसलिए कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है। तो नाम जरूर याद रखेंगे यहाँ पे, शिरीषा बांदला। और रिसेंट रिलेटेड न्यूज़ में याद रखना है कि जो नासा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो हमारे पास स्पेस एजेंसी है, उन्होंने ऑक्सियम स्पेस के साथ टाई अप किया कि पहला प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन भेजेंगे जिसका नाम होगा एक्सियम मिशन 1, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भेजा जाएगा वो जनवरी 2022 में। तो आपने याद रखना है सिर्फ कि नासा और ऑक्सियम या ऑक्सियम स्पेस का ये टाई अप है कि वो एक मिशन भेजेंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए भेजेंगे जनवरी 2022 में। और एक बात और याद रखोगे, इंडिया का भी सबसे पहला ह्यूमन स्पेस मिशन, फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन ऑफ इंडिया, वो कौन सा है? गगनयान। कौन सा है? गगनयान। और इसमें 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा, जिसको ट्रेनिंग जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? रशिया प्रोवाइड कर रहा है। तो देखो कितनी चीजें आपको एक क्वेश्चन से क्लियर हो चुकी हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पूछी जा सकती है, शिरीषा बांदला का नाम बार बार कह रहा हूं ताकि इसको याद रखें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच टीम वन द 2021 कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट। तो आज के करंट फेयर को यार हम फुटबॉल करंट फेयर ही कह देते हैं, क्योंकि 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट जो वो किसने जीता है? दोस्तों इसको होस्ट जो है वो ब्राजील ने किया है, याद रखना है। इसकी होस्टिंग कंट्री जो है वो कौन सी है? ब्राजील। ये टूर्नामेंट ब्राजील में हुआ है, लेकिन इसको ब्राजील ने हार लिया है इस टूर्नामेंट को, मतलब ब्राजील हार गया है। और जीता कौन है इसके अंदर? इटली तो हो नहीं सकता, क्योंकि इटली इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि ये अमेरिका मतलब साउथ अमेरिकन कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। आंसर क्या होगा इसका? अर्जेंटीना होगा। अर्जेंटीना जीता है दोस्तों। लियोनेल मेसी की टीम जो है वो जीत चुकी है। लियोनेल मेसी कैप्टन थे इस टीम के। ऑल्दो मैं इतना ज़्यादा फुटबॉल देखता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब मेन प्लेयर्स मुझे पता है। अर्जेंटीना बीट ब्राजील को हरा दिया है 1-0 से। आप कह सकते हो कि मतलब इसको जीत लिया। और जो लास्ट गोल था, मतलब जो एक गोल ही हुआ है अर्जेंटीना की तरफ से, वो बहुत ही शानदार गोल था, और उसको एक प्लेयर ने किया था जिनका नाम था एंजल, और उनको ही जो है वो मैन ऑफ द मैच जो है वो दिया गया है। तो फर्स्ट सीनियर इंटरनेशनल ट्रॉफी है ये मेसी की, और कोपा अमेरिका 2021 उन्होंने जीत लिया। मेसी आप देख सकते हो बहुत ही खुश यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और 2021 का कोपा अमेरिका टूर्नामेंट जो है वो ब्राजील ने होस्ट किया है, याद रखना है इसको। और इसमें 1-0 से विक्ट्री हासिल की है। एक गोल जो है वो अर्जेंटीना ने किया, और वो किसकी तरफ से किया गया था? एंजल दी मारिया की तरफ से किया गया था, इसलिए उनको बेस्ट प्लेयर ऑफ फाइनल का अवार्ड जो है वो दिया गया है। मतलब जो विनिंग गोल है वो इनकी तरफ से किया गया था। लेकिन इसमें 3 अवार्ड याद रखने हैं, गोल्डन बूट अवार्ड, गोल्डन बॉल अवार्ड, गोल्डन ग्लव अवार्ड। गोल्डन बूट अवार्ड जो है वो लियोनेल मेसी, गोल्डन बॉल अवार्ड लियोनेल मेसी, गोल्डन ग्लोव अवार्ड, जो गोल्डन ग्लव अवार्ड है मतलब गोलकीपर का अवार्ड है, वो मिला है एमिलियानो मार्टिनेज को, जो कि अर्जेंटीना से ही बिलोंग करते हैं। मतलब आप देख सकते हो लियोनेल मेसी, और ये भी अर्जेंटीना से ही बिलोंग करते हैं। बेस्ट प्लेयर अवार्ड अगेन लियोनेल मेसी अर्जेंटीना, लेकिन साथ में नेमर को भी मिला है ब्राजील के। तो आप मतलब बहुत ही सिंपल से आंसर है, और इसको मतलब प्रेडिक्ट करना भी जो है मुश्किल नहीं है। सिर्फ गोल्डन ग्लव जो है वो आपने याद रखना है, वैसे आपने कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। लियोनेल मेसी तो आएगा ही आएगा। और कोपा अमेरिका ऐसा ओल्डेस्ट रनिंग इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसमें साउथ अमेरिकन नेशंस जो हैं वो प्ले करते हैं। और आपको पता होना चाहिए 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है दोस्तों, वो कौन होस्ट कर रहा है? वो होस्ट कर रही है कतर कंट्री के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। और फीफा के बारे में खास तौर से आपने चीजें याद रखनी है कि फीफा को एस्टैब्लिश किया गया था 1904 में। इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है, हाईएस्ट पूरे फुटबॉल एसोसिएशन की पूरे ग्लोबल लेवल पे। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलेगा? ज्यूरिच स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? जेनी इन्फेंटिनो, याद रखोगे आप, जेनी इन्फेंटिनो। तो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं सारी की सारी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, लेकिन इसमें याद रखना है लियोनेल मेसी का ये फर्स्ट टाइटल था कंट्री के अंदर, जो सीनियर टाइटल आप कह सकते हो। ओवरऑल टाइटल्स के अंदर जो है वो 28 साल के गैप के अंदर अर्जेंटीना जीता है, और फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल ट्रॉफी है जो मेसी ने जीती है। तो इसलिए ये मतलब बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में रहा, और हम इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में कवर कर रहे हैं। हारी हुई टीम कौन सी है दोस्तों? ब्राजील को हराया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो कवर कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट के ऊपर आते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करना है आपने, शेयर जरूर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं इन तीनों चीजों करने के बाद आप हमें मोटिवेशन और सपोर्ट प्रोवाइड करोगे।
टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, नितिन गडकरी जी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट एलएनजी फैसिलिटी प्लांट इन विच स्टेट? लिक्विफाइड नेचुरल गैस आप कह सकते हो, उसका एक प्लांट लगाया गया है, फर्स्ट प्राइवेट प्लांट इंडिया के अंदर, और कौन सी स्टेट के अंदर लगाया गया है? नितिन गडकरी जी की अगर आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी पता है तो आप आंसर दे सकते हो। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? नागपुर। तो ये प्लांट भी नागपुर के अंदर लगाया गया, तो स्टेट कौन सी हो जाएगी दोस्तों? महाराष्ट्र। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर भी पूछा जा सकता है आपसे, महाराष्ट्र भी जो है वो पूछा जा सकता है। तो जो रोड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर है हमारे पास नितिन गडकरी जी, उन्होंने कंट्री का पहला एलएनजी फैसिलिटी प्लांट जो है वो नागपुर के अंदर इनॉग्रेट किया है। तो इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन, लोकेशन याद रखनी है। और ये प्लांट किसने सेटअप किया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, वैद्यनाथ आयुर्वेदिक ग्रुप ने इसको जो है वो आप कह सकते हो बनाया है इस प्लांट को। लेकिन याद रखना, स्पेशली महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट है स्टेट एग्जाम देंगे उनके लिए उन्होंने याद रखना है, क्योंकि आपको पता है यार पेट्रोल डीजल के प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, 102 कई जगह पे तो 105 110 हो चुके हैं। लेकिन अगर आप बात करोगे यहाँ पे जरूरत है अल्टरनेट फ्यूल्स की, तो इसलिए इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि कोई अल्टरनेट फ्यूल ढूंढा जाए जो पेट्रोल और डीजल से हटके जो है वो हम यूज कर सकें। जैसे कि हम एथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स करके, हमारा टारगेट है कि हम 20% तक 2023 ही कर दिया, अब तो हमने 20% मिक्सिंग कर देंगे एथेनॉल की पेट्रोल के अंदर, तो उसका प्राइस जो है वो बहुत कम हो जाएगा अगर हम उसको यूज करेंगे। तो ऐसे अल्टरनेट फ्यूल्स की जरूरत है जिसमें हम एग्रीकल्चर को एनर्जी या पावर सेक्टर में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम राइस, कॉर्न मतलब मक्कई, शुगर को यूज करके जो है वो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो अल्टरनेट फ्यूल्स को बना सकते हैं, जैसे एथेनॉल को हम बना सकते हैं। तो गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी डिजाइन कर रही है जिसमें कॉस्ट इफेक्टिव फ्यूल जो है वो हम बना सके। जैसे एलएनजी पॉलिसी बनाई अभी सरकार ने 2021 की, जिसमें लिक्विफाइड नेचुरल गैस के ऊपर फोकस किया जाएगा और इसको एज ए फ्यूल यूज किया जाएगा। इसके अलग अलग प्लांट्स जो है वो लगाए जाएंगे। जैसे आपने देखा कि फर्स्ट प्राइवेट प्लांट जो है वो नागपुर महाराष्ट्र के अंदर लगाया जाएगा। और एक आपको बात बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जस्ट आपके लिए इंफॉर्मेशन है। एक वर्ड आप आजकल सुन सकते हो, फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स। फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स, इसका मतलब क्या है कि ऐसे व्हीकल्स बनाए जा रहे हैं मतलब जिसमें आप अलग अलग तरह के फ्यूल यूज कर सकते हो। मतलब आपको एक पर्टिकुलर ऐसे नहीं कि आपकी गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल ही भरवाया जा सकता है, और तरह के व्हीकल्स के मतलब और तरह का फ्यूल भी जो है उस व्हीकल के अंदर यूज कर सकते हो। मतलब इस तरह के इंजन जो है वो बनाए जा रहे हैं। मिक्स्ड फ्यूल यूज कर सकते हो, ब्लेंडेड मतलब एथेनॉल के साथ मिक्सचर करके वो यूज कर सकते हो, गैसोलाइन यूज कर सकते हो। तो ये चीजें जो है वो यूज कर सकते हो। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, इस तरह के व्हीकल्स जो है वो आ सकते हैं मार्केट के अंदर। लेकिन जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर आपको पता ही है कौन है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर वो हैं हमारे पास उद्धव ठाकरे जी, और साथ ही साथ गवर्नर कौन है यहाँ पे? भगत सिंह किशोरी जी। और साथ ही साथ यहाँ पे 2 नेशनल पार्क, एक तो आपने याद रखना है यहाँ पे तदोबा नेशनल पार्क दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक आप याद रखेंगे यहाँ पे संजय गांधी नेशनल पार्क। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस हैज एस्टैब्लिश्ड द बांगा बंधु चेयर एट विच यूनिवर्सिटी? तो बांगा बंधु चेयर नाम से एक आप कह सकते हो कि चेयर एस्टैब्लिश की गई है, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर? वो मतलब इस बंदे को आपने ऑनर प्रोवाइड करना है। बांगा बंधु आपको पता होना चाहिए कौन सी कंट्री के फादर हैं ये? फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है इनको, फादर ऑफ बांग्लादेश। और पूरा नाम है बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान। बांगा बंधु टाइटल है बेसिकली, उनको सम्मानित किया गया इस नाम से। बंधु मतलब लाइक दोस्त, ब्रदर। बांगा मतलब बांग्लादेश की हम बात करें तो बांगा बंधु। तो बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम से जो है वो ये चेयर इस्टेब्लिश की गई है और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है वो लगाई जाएगी। ये 2 चीज़ों को जो है वो सम्मानित करती है, एक तो शेख मुजीबुर रहमान को और एक बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे हो चुके हैं उसको भी, क्योंकि बांग्लादेश 1971 में बना था, 2021 में 50 साल पूरे हो चुके हैं। हम भी इसको जोर शोर से मना रहे हैं। मोदी जी भी गए थे बांग्लादेश में वेस्ट बंगाल के इलेक्शन से पहले, तो मतलब 50 साल पूरे हो चुके हैं, तो उस याद में भी हम इसको मना रहे हैं, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं उसको भी 50 साल पूरे हो चुके हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया जा रहा है इससे, और बांग्लादेश की 50th एनिवर्सरी भी है। और याद रखना है इस चेयर का क्या काम होगा, ये कोई भी फॉरेन विजिटिंग प्रोफेसर वहां पे जाएगा या कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट जाएगा बांग्लादेश से, तो वो मतलब वहां पे जो है उसको यूज कर सकता है, तो उसके लिए इसको लगाया गया है। और शेख मुजीबुर रहमान दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है नाम, क्यों? क्योंकि 2020 का सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड जो पूरे साल का होता है गांधी पीस प्राइज, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा ही जाना है 100%। गांधी पीस प्राइज जो है वो किसको मिला है?
वो शेख मुजीबुर रहमान को मिला है। याद रखना है, गांधी पीस प्राइज 2020 इंडिया की तरफ से इनको दिया गया है। और बांग्लादेश गवर्नमेंट ने 2020-21 का अपना साल भी जो है वो किसके नाम से बनाया है, मुजिब ईयर के नाम से बनाया है। याद रखना है, मुजिब ईयर। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। नेपाल साइंड एमओयू विद विच कंपनी फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट का नाम लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अरुण दोस्तों रिवर का नाम है, जो कि आप कह सकते हो चाइना से स्टार्ट होती है, फिर तिब्बत में जाती है, तिब्बत के बाद नेपाल में आती है। तो मतलब इन कंट्रीज में जाती है, तिब्बत तो अब ऑटोनमस एरिया चाइना का। तो वहां पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, लेकिन वो इंडिया की कंपनी के साथ एक टाई अप हुआ है। वो वहां पे वो प्रोजेक्ट को बनाएंगे, रन करेंगे, और उस कंपनी का नाम है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। याद रखना है, आंसर क्या होगा, बी होगा। तो नेपाल की तरफ से ये टाई अप किया गया है सतलुज जल विद्युत निगम की तरफ से, कि उन्होंने लोअर अरुण हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो बनाना है। और ये 679 मेगावाट, मतलब इसकी टोटल जो कैपेसिटी है वो बेसिकली कितनी है, 679 मेगावाट। आप देख सकते हो टोटल कैपेसिटी 679 मेगावाट, और टोटल खर्चा कितना होगा, 1.3 बिलियन डॉलर। मतलब बहुत खासा खर्चा जो है उसमें किया जा रहा है। अपने खर्चा याद नहीं रखना, कोई आपसे पूछेगा नहीं, सिर्फ नाम याद रखना है, लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और अरुण रिवर के ऊपर है, मैं पहले ही बता चुका हूं। अरुण रिवर कहां से आती है ये भी हम बात कर चुके हैं, चाइना, तिब्बत और नेपाल, और अलग अलग नाम है। नेपाल के अंदर इसको क्या कहा जाता है, अरुण कहा जाता है। तिब्बत के अंदर इसका अलग नाम है, इसको बमचू कहा जाता है। और चाइना के अंदर जो है वो इसको अलग नाम दिया गया है, इसको हंगचू कहा जाता है। तो अलग अलग नाम है, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कहाँ पे लाई करता है, स्पेशली ध्यान देना है यूपी के और बिहार के स्टूडेंट्स ने, कि इसको शंखु वसबा और भोजपुर डिस्ट्रिक्ट नेपाल में जो है इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। 25 साल जो है एलोकेशन का टाइम पीरियड है, मतलब सतलुज जल विद्युत निगम के पास ही रहेगा 25 साल के। जो बनाएंगे इसको ओन करेंगे, ऑपरेट करेंगे, बाद में जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा। इसको बनने में टोटल कितना टाइम पीरियड लगेगा, 4 साल जो है वो बनने में लगेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो सतलुज जल विद्युत निगम है ये उनका सेकंड प्रोजेक्ट है। इससे पहले भी वो एक बना चुके हैं जिसको नाम दिया गया था, प्रोजेक्ट को जो नाम दिया गया था अरुण 3 दिया गया था, अरुण 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट। वो 2008 का प्रोजेक्ट है, और ये भी जो है वो सतलुज जल विद्युत निगम ने बनाया था, अरुण रिवर के ऊपर ही बनाया था। तो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो याद रखनी है। सतलुज जल विद्युत निगम का हेडक्वार्टर इंडिया में कहां है, देख सकते हैं आप। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर है, शिमला हिमाचल प्रदेश। हाँ, नेपाल के बारे में तो जरूर याद रखेंगे, कल भी हमने डिस्कस किया था। याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर दोबारा से बन चुके हैं केपी शर्मा ओली। एक बार जो है वो रिजाइन कर दिया था क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया था, लेकिन अब दोबारा से बन गए केपी शर्मा ओली। कैपिटल काठमांडू है, प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी हैं, और करेंसी आपको बताइए नेपलीज रुपीज। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। इंडियाज विश्वनाथन आनंद फिनिश्ड इन डैश 2021 क्रोशिया या क्रोटिया ग्रैंड चेस टूर। तो उसके अंदर विश्वनाथन आनंद जो कि इंडिया के टॉप प्लेयर्स हैं, मतलब चेस के महारथी हैं, उनका कौन सा स्थान आया है इस क्रोटिया या क्रोशिया ग्रैंड चेस टूर के अंदर। तो याद रखना है, ये टूर्नामेंट का नाम था रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट, और इस टूर्नामेंट के अंदर उनका स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान है, क्योंकि पहला स्थान जो हासिल करने वाले प्लेयर हैं वो हैं लेग्रेव और लेग्राफ। तो पहला ना याद रखें, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन विश्वनाथन आनंद का जो रैंक है वो सेकंड है, उन्होंने इस टूर के अंदर दूसरा स्थान हासिल किया है। कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया, क्रोटिया या क्रोशिया, लेकिन एग्जैक्ट प्लेस कौन सा है, ज़ेग्रेब है, जहां पे ये टूर्नामेंट हुआ था। और ज़ेग्रेब से ही याद रखेंगे लेग्रेव, और इन्होंने जो है वो पहला स्थान इसके अंदर हासिल किया है। और लेग्रेव के 23 पॉइंट थे और विश्वनाथन आनंद के 21 पॉइंट थे, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन जो है वो टूर्नामेंट जीता उन्होंने ही है। और रिसेंटली इंटरनेशनल जो हमारे पास चेस फेडरेशन है, उन्होंने अपनी रैंकिंग, मतलब फिडे ने अपनी रैंकिंग जो है वो बताई है। उसके अंदर जो नॉर्वे के, सबको पता होगा, बहुत ज़्यादा चर्चित रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार विश्वनाथन आनंद को हराया था, और विश्वनाथन आनंद उस टाइम पे पहले नंबर पे थे। और नॉर्वे के पहले प्लेयर हैं मैग्नस कार्लसन, नाम जरूर याद रखेंगे। मेरे ख्याल से बहुत कम बच्चे होंगे जिनको चेस के बारे में पता है और वो नहीं जानते होंगे इनको। मैग्नस कार्लसन, इनका रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर का है। और जो विश्वनाथन आनंद अब थोड़ा सा पीछे चले गए रैंकिंग के अंदर, 15th रैंक है दोस्तों इनका पूरे वर्ल्ड के अंदर, 15th रैंक है। लेकिन वुमेन रैंकिंग के अंदर आपको एक चीज बताऊंगा कि वुमेन रैंकिंग के अंदर चाइना की जो प्लेयर हैं हो हिफान, वो पहले नंबर पे हैं, फर्स्ट रैंक है उनका। और जो तीसरे रैंक पे वो इंडियन है दोस्तों, और वो कौन है, कोनेरू हम्पी। मेरे ख्याल से कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिनको कोनेरू हम्पी के बारे में नहीं पता होगा, और उनका स्थान दोस्तों तीसरा है पूरी वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर। याद रखना, बहुत ही शानदार प्लेयर है।
अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु ऑथर्ड ए न्यू बुक टाइटल्ड ए न्यू कोल्ड वॉर, हेनरी किसिंगर एंड द राइज ऑफ चाइना। सबसे पहले आपको इस बंदे के बारे में पता होना चाहिए कि हेनरी किसिंगर या किसिंजर जो हैं वो कौन थे। ये यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जैसे हमारे अजीत डोवल हैं आजकल, वैसे ही ये उस टाइम पीरियड पे थे। और ये 1971 में ना दोस्तों चाइना गए थे। चाइना गए थे, सीक्रेट मीटिंग हुई थी चाइना और यूएसए के बीच में। और चाइना का जो आप राइज देख रहे हो इस बुक के अंदर स्पेशली बताया गया है, वो यूएसए ने ही ओपन किया था। मतलब चाइना को आगे बढ़ाने में यूएसए का बहुत बड़ा रोल है, आज वो उसको दबाना चाहता है। तो मतलब ये इसके अंदर बताया हुआ है, इसलिए ये नाम दिया गया न्यू कोल्ड वॉर बिटवीन चाइना एंड यूएसए। और ये बुक एक बंदे ने नहीं लिखी दोस्तों, दो बंदों ने लिखी है, संजय बारू और राहुल शर्मा, दोनों ने इस बुक को लिखा है। तो आंसर क्या होगा इसका? बोथ बी एंड सी। तो डी इसका आंसर होगा। तो आप यहां पे देख सकते हो हेनरी किसिंगर एंड राइज ऑफ चाइना, ये मतलब आप कह सकते हो कि यूएसए की सपोर्ट के साथ चाइना आगे बढ़ा। न्यू कोल्ड वॉर, फिर अब जो है वो वॉर हो रही है। दो बंदों ने इस बुक को लिखा है, संजय बारू और राहुल शर्मा ने। और देख सकते हो हेनरी किसिंगर जो है वो यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि जुलाई 1971 में गए थे और चाइना और यूएसए के रिलेशनशिप को डिस्कस किया था। और बुक ने स्पेशली एनालाइज किया गया है कि किस तरह से अमेरिका ने चाइना को प्रमोट किया है और अपने रास्ते खोले और पूरे वर्ल्ड को जो है वो उसका दिखाया है। एक आप कह सकते हो कि आप यहाँ पे चाइना के थ्रू टाई अप कर सकते हो, और किस तरह से पूरे नेशन के अंदर आज जो है वो हम उसको देख रहे हैं, और किस तरह से वो चाइना जो है वो हमें डिफिकल्टीज क्रिएट कर रहा है, और किस तरह से वो मतलब आप कह सकते हो सुपर पावर में कन्वर्ट होने की कोशिश जो है वो कर रहा है। और इस बुक के अंदर काफी एसेज लिखे हुए हैं एमिनेंट स्कॉलर्स की तरफ से, डिप्लोमेट्स की तरफ से पूरे वर्ल्ड के अंदर, कि किस तरह से कंट्रीब्यूशन रहा है अमेरिका का चाइना को राइज करने में। तो ये बहुत बड़ी बात है जो इस बुक के अंदर लिखी हुई है। और नई कोल्ड वॉर अब स्टार्ट हो चुकी है, तो मतलब इसलिए आपने इसको याद रखना है। बुक का नाम सिर्फ चाहे आगे वाला याद कर लें, न्यू कोल्ड वॉर, बस इतना याद कर लें। संजय बारू तो आपने सुना होगा, राहुल शर्मा, दोनों ने बुक को लिखा है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। आरबी अप्रूव्ड विच स्मॉल फाइनेंस बैंक टू अप्लाई फॉर द एमलगेशन, या आप कह सकते हो मर्जर ऑफ इट्स प्रमोटर इनटू इटसेल्फ। मतलब जो इस स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रमोटर है, उस प्रमोटर को स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर ही मर्ज कर लिया जाएगा। आरबीआई ने उस स्मॉल फाइनेंस बैंक को अप्रूवल दे दिया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, लेकिन ये मैं वेरी इंपॉर्टेंट में कर रहा हूं बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए। ये क्वेश्चन आपको वहां पे पूछा जा सकता है। और एक नई चीज आपको पता लगेगी कि किसी भी बैंक का अगर कोई प्रमोटर होता है तो 5 साल का इसमें लॉक इन पीरियड होता है। 5 साल के बाद या तो प्रमोटर बैंक के अंदर मर्ज किया जा सकता है, या बैंक को प्रमोटर के अंदर मर्ज किया, वो जो भी मतलब उसको चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है ये। तो ये बैंक कौन सा है? इक्विtas स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन सा है? इक्विtas स्मॉल फाइनेंस बैंक। उनको आरबीआई की तरफ से परमिशन मिल गया कि वो अपने प्रमोटर को अपने अंदर मर्ज कर सकते हैं। और प्रमोटर का नाम क्या है? इक्विtas होल्डिंग, याद रखना है। और इक्विtas स्मॉल फाइनेंस बैंक उसी की होल्डिंग है, मतलब इक्विtas होल्डिंग्स की ही सब्सिडरी है। तो उसको अब मर्ज कर लिया जाएगा इक्विtas स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस जब मिलता है उनको, तो उसके बाद जो है वो 5 साल तक जो है वो लॉक इन पीरियड के अंदर जो है वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब भी 5 साल का टाइम पीरियड खत्म होगा तो या तो वो एग्जिट कर सकते हैं उससे, या वो उसके अंदर मर्ज कर सकते हैं, तो जैसे भी उनकी चॉइस है। तो इक्विtas स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में ये टाइम पीरियड 5 साल का 4 सितंबर को खत्म हो रहा है। तो इसीलिए इक्विtas स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आरबीआई को रिक्वेस्ट किया कि हमें मर्जर करना है, जो प्रमोटर है हमारा। और इवन उन्होंने लॉक इन पीरियड से पहले ही कह दिया, और आरबीआई ने कह दिया कि यार 4 सितंबर आने ही वाला है, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप कर सकते हो मर्जर। तो इसलिए उन्होंने मर्जर की परमिशन दे दी है। तो इक्विtas स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में याद रखेंगे आप लोग। इसका हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई है, तमिलनाडु के अंदर। एमडी और सीए वासुदेवन है। वासुदेवन, पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं, चाहे वासुदेवन याद कर ले ओनली। इट्स फन बैंकिंग इसकी टैगलाइन है, इट्स फन बैंकिंग। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मलाला डे मतलब मलाला यूसुफजई के नाम से मनाया जाता है, एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन विच डे। तो याद रखना है, एक तो हमारे पास थे स्वामी विवेकानंद, उनका जन्मदिन जो है वो 12 जनवरी को आता है, नेशनल यूथ डे मनाते हैं हम, नेशनल यूथ डे। और एक है 12 जुलाई, तो मतलब थोड़ा सा याद रहेगा, इसलिए मैं आपको लिंक कर रहा हूं। तो मलाला डे क्योंकि मलाला जी का जन्मदिन है, तो 12 जुलाई को मलाला का जन्मदिन होता है, इसलिए जो है वो मलाला डे मनाया जाता है 12 जुलाई को। तो याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मलाला यूसुफजई का जो तस्वीर है, मलाला डे 12 जुलाई 2021 को। और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, खास करके फीमेल एजुकेशन के अंदर, और सबको एजुकेशन प्रोवाइड करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। फीमेल एजुकेशन में तो रहा ही रहा है। और 2013 में उस टाइम पीरियड पे जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी थे जनरल बैन की मून, उन्होंने कहा था कि जो 16th बर्थडे है उसको मलाला डे मनाया जाएगा, और तब से मनाया जा रहा है। और मलाला यूसुफजई का जन्म जो है वो 1997 में हुआ था। कहाँ पे? पाकिस्तान, मिंगोरा के अंदर। तालिबान
के एक शूटर थे, उन्होंने इनको जो है वो गोली मार दी थी, 15 साल की थी तब। और 2012 में तब वे गर्ल्स को एजुकेशन के लिए जो प्रेरित कर रही थी, तो ये तालिबानियों को पसंद नहीं था, उन्होंने उनको गोली लगा दी। और इनको नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया गया था दिसंबर 2014 में। काफ़ी बच्चों को शायद याद होगा कि जो हमारे पास इंडियन नोबेल पीस प्राइज विनर हैं कैलाश सत्यार्थी जी, उनके साथ इन्होंने शेयर भी किया था। और यंगेस्ट एवर नोबेल ल्यूरेट हैं, ये क्वेश्चन आपको आज भी पूछा जा सकता है। और 2017 में मलाला यूसुफजाई जो हैं उनको कैनेडियन सिटीजनशिप दी गई थी ऑनरेरी, और वो ऐसी यंगेस्ट पर्सन बनी हैं जिन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स को कनाडा को एड्रेस भी किया है, ये भी आप याद रख सकते हो। और यूनाइटेड नेशन मैसेंजर ऑफ पीस का भी जो है वो इनको अवार्ड मिल चुका है 2017 में, और शी वाज द यंगेस्ट एवर यूनाइटेड नेशन मैसेंजर ऑफ पीस। इवन पाकिस्तान नेशनल यूथ पीस प्राइज भी इनको मिल चुका है। तो मतलब इतने ज्यादा सम्मान इनको मिल चुके हैं, हर साल इनको कुछ ना कुछ मिलता है, कोई ना कोई सम्मान दिया जाता है। बहुत ही इंस्पायरिंग लेडी हैं। याद रखना है नाम, तो मतलब बहुत ही छोटी हैं अभी, तो 1997 में इनका जन्म हुआ, आप देख सकते हो 2021 में, मात्र लाइक 24 साल की हैं। तो इतनी यंग एज में आप कह सकते हो कि इतना कुछ सहा है इन्होंने। मतलब इनका ऑपरेशन जो है वो आई थिंक यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, तब जाके ये ठीक हुई थी, लेकिन बहुत कुछ इन्होंने सहा, बहुत कुछ किया है एजुकेशन के लिए। तो नाम जरूर याद रखेंगे। 12 जुलाई स्वामी विवेकानंद जी के साथ रिलेट कर सकते हैं, एकदम में आप इसको याद रख सकते हो। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। वेंकैया नायडू जी जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक इंग्लिश एडिशन बुक का रिलीज किया जो कि पहले तेलुगु में लिखी गई थी, और उस बुक का टाइटल है मिदे थोटा, जिसको हम टेरेस गार्डन कहते हैं। दिस बुक वाज रिटन इन तेलुगु बाय हुम, सेम ही नाम है। और ये बुक तेलुगु में जो है वो किसने लिखी थी, ओरिजिनली ये बुक किसने लिखी थी, ये लिखी थी थुमेटी रघुथामा रेड्डी। चाहे इसको TR रेड्डी करके भी याद कर सकते हो, आप कहोगे सर आसान हो गया, TR रेड्डी करके भी याद रख सकते हो, लेकिन थुमेटी रघुथामा रेड्डी, आप कहोगे नाम थोड़ा सा मुश्किल है सर, याद कैसे करें, तो TR रेड्डी करके याद कर सकते हो। तो ये तेलुगु में लिखी गई, एक तो ये याद रखना है। टेरेस फार्मिंग के ऊपर है, टेरेस गार्डन के ऊपर है, टेरेस फार्मिंग बताई गई है इसके अंदर। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो किसने किया, जो आप पहला ऑप्शन देख रहे हो, KS प्रसाद। फिर से आसान कर दिया आपके लिए, लेकिन फिर भी याद रख सकते हो, कोदूरू सीतारामा प्रसाद। तो KS प्रसाद, किसी भी तरह से इसको याद रख सकते हैं। तो तेलुगु में लिखी गई थी, आप देख सकते हो यहाँ पे टेरेस गार्डन जो है वो बुक लिखी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये बुक ट्रांसलेट किसने की है, पहले ही बता चुका हूँ। और इसमें बताया गया किस तरह से प्रैक्टिकल मेथड्स को यूज करके, नई टेक्निक्स को यूज करके हम टेरेस गार्डन्स बना सकते हैं, टेरेस फार्मिंग जो है वो कर सकते हैं। स्पेशली जो कि आप कह सकते हो कि TR रेड्डी जिन्होंने इसको तेलुगु में लिखा था, उनका अपना एक्सपीरियंस है वो उन्होंने यहाँ पे शेयर किया कि किस तरह से टेरेस फार्मिंग की है। और वाइस प्रेसिडेंट ने एक बुक और भी रिलीज किया जिसका नाम है कोथा कोथालू या कथालू 4, मतलब कोरोना कथालू 4, कोथा का मतलब है कोरोना। ये बुक रिलीज की है, इसमें टोटल 80 स्टोरीज हैं दोस्तों, 80 स्टोरीज हैं कोविड-19 की, तेलुगु में लिखी हुई हैं। ये भी बुक किस में लिखी हुई है, तेलुगु में लिखी हुई है। और पूरे वर्ल्ड में अलग अलग ऑथर्स ने इसको लिखा है, इसलिए एक बंदे का नाम आपको कभी पूछा ही नहीं जा सकता। आपको ये पूछा जा सकता है बस ये बुक किससे रिलेटेड है, तो कोविड से रिलेटेड है, कोरोना से रिलेटेड है। और ये बुक डेडिकेट की गई है किसको, SP बालासुब्रमण्यम को डेडिकेट की गई है। याद रखना है SP बालासुब्रमण्यम को, जो कि कोविड-19 के कारण जिनकी डेथ हो चुकी है। तो सिर्फ बुक का नाम जो है वो यहाँ पे आप याद रखोगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पद्म अवॉर्डी डॉक्टर PK वरियर पास्ट अवे, वो फेमस क्या थे, मतलब सिंपली आपने यहाँ पे नाम याद रखना है, PK वरियर जी। नाम इंपॉर्टेंट है, पूरा नाम भी आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार याद रखना है कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, केरला। और मैंने आपको बताया जब भी किसी की मृत्यु होती है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नाम क्या है, स्टेट कौन सी है, और प्रोफेशन क्या है। तो नाम आपको पता लग गया, स्टेट आपको पता लग गया, प्रोफेशन यहां से क्लियर हो जाएगा, आयुर्वेदिक फिजिशियन है, बहुत ही फेमस है इवन। तो आप देख सकते हो डॉक्टर PK वरियर, अ मैन हु ब्रॉट आयुर्वेदा टू मासिस, जो कि लोगों तक पहुंचाया इन्होंने, उनका देहांत हो गया है। और इनका पूरा नाम है पन्नियापल्ली कृष्णा वरियर। अगर आपको याद रह जाता है तो ठीक है, अदरवाइज PK वरियर भी याद रख सकते हो या कृष्णा वरियर भी याद रख सकते हो। चीफ फिजिशियन थे और मैनेजिंग ट्रस्टी थे कोथकल आर्या वैद्यशाला, जो कि एक बहुत बड़ी आप कह सकते हो कि एक लेबोरेटरी है, बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हो प्रयोगशाला है, लीडिंग सेंटर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन का। तो इसको याद रखना आपने। और उन्होंने कहा है ही स्टार्टेड ए नर्सिंग होम एंड स्टार्टेड पंचकर्मा एंड अदर स्पेशल थेरेपीज इन द केरला। आपको पता है वहां पे आयुर्वेदिक मसाजेस, आयुर्वेदा, पंचकर्मा जो है आयुर्वेदा, ये बहुत ज्यादा फेमस है। और ये इन्होंने ही वहां पे क्या किया है, स्टार्ट किया। मतलब ट्रेडिशनल जो हमारा पुराना हीलिंग सिस्टम है जिससे हम ठीक हो सकते हैं, वो इन्होंने जो है वो क्या किया है, स्टार्ट किया है।
और इन्होंने क्लिनिकल रिसर्च वैद्यशाला के अंदर जो वो 2018 में स्टार्ट कर दी थी और आयुर्वेदा को आप कह सकते हो हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर बहुत आगे बढ़ा दिया था। इवन जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उनकी तरफ से इनको पद्म श्री भी मिल चुका है 1999 में और पद्म भूषण भी मिल चुका है 2010 में मेडिसिन की फील्ड में। तो मतलब अगर ये दो बहुत ही सम्मानित अवार्ड, मतलब तीसरा और चौथा हाईएस्ट अवार्ड इनको मिल चुका है पूरे देश का, तो कितने ज़्यादा फेमस होंगे ये आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो। तो नाम, स्टेट और प्रोफेशन, ये तीनों आपको क्वेश्चन जरूर हल कर देंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो कि अब हमारे यहाँ से करोगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा लेकिन फिर भी याद रखना है। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने एक बुक रिलीज की है जिसका नाम है पल्लेक्कू पट अभिषेकम। तो याद रखना है नाम क्या है, पल्लेक्कू पट अभिषेकम। चाहे एक बार जस्ट पढ़ लें, मतलब पूरा चाहे आप मत याद रखें इस बुक का नाम, एक बार रीड जरूर कर लें। और ये बुक किसके बारे में, रूरल इंडिया और एग्रीकल्चर के बारे में, किस तरह से रूरल इंडिया और एग्रीकल्चर जो है वो आपस में लिंक्ड है, किस तरह से हम उसको बेहतर बना सकते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज किस तरह से की जा सकती हैं, तो उसके बारे में। और इस बुक को लिखा किसने है, वाई शिवाजी ने, इसने लिखा है वाई शिवाजी। लेकिन फिर से कहूंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी ने रिलीज की है इसलिए इस बुक को वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बुक्स में से ले सकते हैं। वाई शिवाजी। ऑथर पूछने के चांसेस कम है, ये पूछेंगे कि ये बुक किससे रिलेटेड है, इंडिया, रूरल इंडिया और एग्रीकल्चर के बारे में। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट तो कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें दोस्तों, सपोर्ट करनी है आपने। क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन दिया है कितना, 35.26 मिलियन लोन दिया है ताकि एक पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट उस कंट्री के अंदर बनाया जा सके। हम कौन सी कंट्री की यहां पे बात कर रहे हैं, तो ये आपने बताना है। तो यहाँ पे बात बहुत सी इंपॉर्टेंट है, जैसे एक्सिम बैंक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कंट्री आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा भी दूंगा कौन सी कंट्री है, सेनेगल है दोस्तों वो, और वेस्टर्न अफ्रीका में आती है, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्ट में अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है सेनेगल। कुछ ही दिन पहले हमने गाम्बिया किया था, देख सकते हो ये गाम्बिया है जो बीच में आप देख रहे हो, ये गाम्बिया है और ये गाम्बियन रिवर है जो बीच में जा रही है और इसके बीच में सेनेगल बना हुआ है, मतलब गाम्बिया सेनेगल के बीच में बना हुआ है। और कैपिटल क्या है सेनेगल की, दक्कर है। और लोन दिया है 35.26 मिलियन डॉलर का। और ये लोन दोस्तों एक पावर ट्रांसमिशन कंपनी को दिया है और उस कंपनी का नाम क्या है, कल्पतरू। और ये इंडिया की है, मतलब ये मुंबई बेस्ड जो है वो एक ट्रांसमिशन कंपनी है, उसको दिया है कि वहां पे आप अच्छे से पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जो है वो लगाओ। और ये कंपनी मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड है। और इससे क्या होगा, जो कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड है वो अच्छे एनर्जी के वहाँ पे साधन जो है वो उपलब्ध करेगा, एक खास करके सेनेगल का जो सदर्न एरिया है वहाँ पे। और वहाँ पे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाएंगे, कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, किलोवाट पर आवर जो है वो कम हो जाएगा, जिससे लोगों को सहायता मिलेगी। और ये पैसा जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट स्कीम की तरफ से दिया गया है। ये जो स्कीम है दोस्तों ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था, स्टार्ट किया गया था, जिसके तहत मीडियम और लॉन्ग टर्म जो एक्सपोर्ट है हम दूसरी कंट्री को करते हैं, पैसा देते हैं, उसमें हम दे सकते हैं। क्योंकि इससे पहले एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो देता था, लेकिन उसमें पैसे की कुछ उपलब्धि कम होती है, इसलिए जो है वो इसमें से पैसा दिया जा रहा है। तो सिंपली याद रखना है कंट्री कौन सी है, क्या है। दक्कर जो है वो उसकी कैपिटल है, सेनेगल पता लग गया आपको, गाम्बिया जो है वो उसके बीच में कंट्री बना हुआ है। तो सेनेगल की जो करेंसी है वो वेस्टर्न अफ्रीकन CFA फ्रैंक है, ये भी याद रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, ये भी आपको मतलब इंपॉर्टेंट है, 1982 में बनाया गया था। कैसे याद रखना, कई बार भूल जाते हो आप ईयर, नबार्ड याद रखें। नबार्ड भी जो है वो कौन से ईयर में बनाया गया था, 1982 में। एक्सिम बैंक में 1982 में बनाया गया। इस तरह से लिंक करना है ताकि एक दो चीजें एक ही साथ याद हो जाए। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है इसका। और CEO कौन है, डेविड रस्क्यूना, तो बिल्कुल याद रहेगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ जाते हैं। Who co-chaired 21st सेशन ऑफ इंडिया इटली ज्वाइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इटली हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, यूरो कप जो है वो इटली जीत चुका है, G20 की चेयरमैनशिप इटली के पास है, तो बाय डिफॉल्ट इटली का नाम तो आएगा ही आएगा, बहुत बार इटली का नाम लिया जाएगा। और दोनों कंट्रीज के बीच में 21st सेशन हुआ है इंडिया और इटली का इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के बीच में, और इसको हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स पीयूष गोयल जी ने जो है वो को होस्ट किया है। तो आप देख सकते हो पीयूष गोयल जी, यहाँ पे हंसता हुआ चेहरा पीयूष गोयल जी का, इनको नहीं बदला गया, बहुत से मिनिस्टर बदले गए तो हंस रहे हैं यहाँ पे। तो ज्वाइंट कमीशन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के अंदर जो है वो इन्होंने स्टार्ट किया है।
और इसमें इश्यूज को डिस्कस किया जैसे कि म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कोविन वैक्सीन सर्टिफिकेट, मतलब जो इंडिया की तरफ से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है वो इटली रिकॉग्नाइज करे, और साथ में ह्यूमन राइट्स के बारे में, मैटरनल हेल्थ के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में और भी बहुत सी बातें जो है वो इसके अंदर की गई हैं। तो मतलब आप जस्ट याद रख सकते हो कि एक मीटिंग हुई है इंडिया और इटली के बीच में इकोनॉमिक कॉपरेशन से रिलेटेड, पीयूष गोयल जी ने उसको एड्रेस किया है। बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट आ सकते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लेकिन इसमें एक चीज और याद रखनी है। पीयूष गोयल जी को आपको पता लग गया कि यूनियन मिनिस्टर हैं कमर्स और इंडस्ट्री के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट याद रखना है दोस्तों। अभी पॉइंट हुई हैं एक बहुत ही फेमस अनुप्रिया, तो याद रखेंगे अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से, मतलब मैं इसलिए रोका आपको, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, मिर्जापुर से आपको याद रहेगा। अदरवाइज एक और भी है सोम प्रकाश जी जो कि पंजाब होशियारपुर से आते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वो है, लेकिन अनुप्रिया पटेल इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। इटली के बारे में मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, कैपिटल रोम है, जो करेंसी है वो यूरो है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई 2021 को दोस्तों मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है? कारण तो बहुत सिंपल है, 11 जुलाई को मनाया जाता है ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके किसके बारे में, पॉपुलेशन इश्यूज के बारे में, फैमिली प्लानिंग के लिए लोगों को मोटिवेट किया जा सके, जेंडर इक्वालिटी के लिए किया जा सके, पॉवर्टी रिड्यूस की जा सके, मैटरनल हेल्थ को जो है वो हम ठीक कर सके, ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड कर सकें, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच में रिलेशन बना सकें। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन है तो मतलब पॉपुलेशन के कैसे हम पॉपुलेशन को एसेट बना सकते हैं लायबिलिटी से, मतलब बर्डन से कैसे हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं किस तरह से, तो उसके बारे में जो है वो यहाँ पे बताया गया है। तो इसलिए आपने यहाँ पे याद रखना है। और फर्स्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो कब मनाया गया था? 1990 में, याद रखोगे। और 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो कितनी थी? 7 बिलियन, मतलब 700 करोड़। लेकिन अब जो है वो 7.7 बिलियन होगी 2021 के अंदर अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, इतनी हो चुकी है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन। तो ये आपने चीजें जो है वो याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंटली मैं आपको बता रहा हूं, और इसलिए जो है वो आपने इसको जो है वो बिल्कुल भी भूलना नहीं है। और इसमें आप एक चीज और याद रख सकते हो, थीम क्या है दोस्तों इसका, यहाँ पे आपको लिखा नहीं हुआ लेकिन मैं लिख देता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे। थीम आपने याद रखना है, थीम क्या है इसका? द इम्पैक्ट ऑफ, लिख देता हूं यहां पे, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। तो याद रखोगे, दोबारा से बोल रहा हूं, क्या है? इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। ये थीम आपको पूछा जा सकता है, मैं भी आपको किसी ना किसी दिन क्वेश्चन में पूछ लूंगा, तो ये याद रखोगे। अब आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। पहला है इसरो टू लॉन्च जियो इमेजिंग सैटेलाइट, जिसको GISAT, अब इसरो ने नाम जो है वो बहुत सिंपल कर दिए हैं। अब GISAT से आप अंदाजा लगा सकते हो, जियो इमेजिनरी सैटेलाइट है ये दोस्तों, पहला है, और अगस्त 12 को लॉन्च किया जाएगा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया जाना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है क्योंकि इसरो के बारे में बात हो रही है, और खास करके ये एक इमेजिनरी साइट है, मतलब इमेजेस भेजेगा वहां से, और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की रियल इमेजेस, जो रियल टाइम इमेजेस भेजेगा, इंडियन बॉर्डर्स की, जो कि क्लाउड फ्री कंडीशंस में भेजी जाएंगी। कुछ समय के बाद ये अपने आप इमेजेस को क्लिक करता रहेगा। और आपने याद रखना है, इससे हमें नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पता लगेगा, हमें शॉर्ट टर्म इवेंट्स जो वहां पे हो रहे हैं, इवन ये हमारे जो बॉर्डर एरिया है उसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डिजास्टर वार्निंग, क्लाउड प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें हमें यहाँ से पता लगेंगी। और श्रीहरिकोटा को एक स्पेस पोर्ट का दर्जा जो है वो दे दिया गया है। और आपको पता होना चाहिए, श्रीहरिकोटा मतलब नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो वहां से इसको लॉन्च किया जाएगा। इसरो के बारे में आपको पता ही है, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है, और साथ ही साथ इसके जो हेड है वो के सिवान है। नेक्स्ट, इथोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एबी अहमद, उनकी पार्टी जो दोबारा से जीत चुकी है पार्लियामेंट्री इलेक्शन, मतलब ये दूसरी बार जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। और उनकी पार्टी का जो नाम है वो क्या है? प्रॉस्पेरिटी पार्टी, मतलब बहुत ही अलग सा नाम है, प्रॉस्पेरिटी पार्टी। और आपको शायद आइडिया नहीं होगा, 410 सीट्स जीत चुकी है दोस्तों ये पार्टी, 436, मतलब 436 सीट्स में से। तो मतलब एक मेजर विक्ट्री आप कह सकते हो, दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने। इससे पहले 2018 में बने थे, जब इथोपिया की गवर्निंग काउंसिल जो मतलब आप कह सकते हो कि गवर्निंग काउंसिल का मतलब है कि जो उनकी कोएलिशन गवर्नमेंट है, जो उन्होंने गठबंधन करके बनाई थी, उन्होंने भी इनको प्राइम मिनिस्टर चुना था। तो ये अब दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर जो है बने हैं। और खास बात ये भी है एबी अहमद की कि इनको 2019 का नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, क्योंकि इन्होंने 20 साल का जो आप कह सकते हो कि डिस्प्यूट था इथोपिया और एरिट्रिया का, वो खत्म किया था, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला था। और फर्स्ट इथोपियन है जिनको ये नोबेल पीस प्राइज मिला था 2019 में। और इथोपिया की कैपिटल जो है वो एडिस आबा है, और करेंसी जो है वो कौन सी है? बिर है, बिर।
नेक्स्ट, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने जो है वो US 650 बिलियन SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स एलोकेशन जो है वो कोविड-19 के अगेंस्ट दिए हैं कि जो नेशंस, जो वल्नरेबल मेंबर नेशंस है, जो आप कह सकते हो जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड नेशंस है, जो IMF के मेंबर्स हैं, उनको ये पैसा पहुंचाया जा सके ताकि वो कोविड-19 से लड़ सकें। ये IMF की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एलोकेशन है जो IMF ने दी है, ताकि IMF की जो मेंबर कंट्रीज है उनके पास पैसा आ सके, लिक्विडिटी जो पैसा है उनके पास बढ़ सके और ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो सके और कोविड-19 से लड़ने में हेल्प हो सके। तो याद रखना है, लार्जेस्ट पैसा जो है वो IMF की तरफ से दिया गया है। और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के बारे में याद रखना है, 1944 में इसको बनाया गया था, वाशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर है, 190 मेंबर कंट्रीज है, अंडोरा को रिसेंटली ऐड किया गया है और MD क्रिस्टीना जॉर्जिवा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, थर्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग कहाँ पे? इटली। दोस्तों अभी बता के हटाऊं मैं आपको कि इस साल की जो G20 की अध्यक्षता है वो इटली कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट ये वेनिस इटली में होगी। और याद रखना है कि फाइनेंस मिनिस्टर्स की है तो निर्मला सीतारमण जी एड्रेस करेंगे। तो इसमें क्या डिस्कस होगा? डिस्कस यही चीजें होनी है, हेल्थ चैलेंजेस, रिकवरी कोविड-19 से कैसे कर सकते हैं, इंटरनेशनल टैक्सेशन, सस्टेनेबल फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस की मीटिंग है तो यही इसमें डिस्कशन हुआ है। तो बहुत ज्यादा कुछ याद रखने की इसमें जरूरत नहीं है। G20 के बारे में याद रखोगे, 1999 में ये ग्रुप बनाया गया था और G20 का मतलब है इसमें 20 मेंबर हैं। 20 मेंबर का मतलब 20 कंट्रीज नहीं है दोस्तों, 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, तो 20 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। लेकिन अगला पॉइंट करोगे, 2 पॉइंट्स रह गए। इंडियन बॉलर पंकज सिंह रिटायर्स फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो सिंपल है, सिर्फ आपने याद रखना है पंकज सिंह एक चेहरा जो कि एक वनडे इंटरनेशनल उन्होंने खेला है, 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं, तो उन्होंने सारी फॉर्म से जो है वो रिटायरमेंट ले ली है। और आप कह सकते हो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से उनका संबंध है और रॉयल चैलेंज बेंगलोर और राजस्थान रॉयल को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं IPL के अंदर। नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा जी ने माई श्रीनगर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। इसके तहत जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट जो हैं वो अपनी सर्विसेज इस एप्लीकेशन से प्रोवाइड करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के, और खास करके आप कह सकते हो 40 से ज़्यादा अलग अलग सर्विसेज जो अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाती हैं वो यहाँ से दी जाएंगी। और एक इमरजेंसी हेल्पलाइन सर्विस भी जो है वो इस एप्लीकेशन के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी लोगों को। मतलब आप कह सकते हो कि श्रीनगर या जम्मू एंड कश्मीर को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। और जम्मू एंड कश्मीर के बारे में याद रख सकते हो, इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, अब हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर। 11th एंड 12th ऑफ जुलाई का क्वेश्चन क्या था? बहुत ही सिंपल था दोस्तों। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड बीम एप्लीकेशन? बीम एप्लीकेशन को कौन से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था? लेकिन उससे पहले आपको बीम का मतलब पता होना चाहिए। बीम का मतलब क्या है दोस्तों? बीम का मतलब है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो काफी बच्चों को ये एब्रीविएशन नहीं पता तो नोट कर लें, भारत इंटरफेस फॉर मनी। और ये एप्लीकेशन दोस्तों यूपीआई के माध्यम से बनाई गई है, मतलब यूपीआई के थ्रू आप पैसा अकाउंट में भेज सकते हो, एक दूसरे के पास भेज सकते हो, आप जो है वो एक मोबाइल कॉन्टैक्ट से दूसरे मोबाइल कॉन्टैक्ट में भेज सकते हो। तो दिस इज द मतलब यूज ऑफ द बीम एप्लीकेशन। तो मतलब डिजिटल लिटरेसी कह सकते हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन कह सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल पेमेंट्स करें उसके लिए इसको किया गया है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था, एग्जैक्ट डेट भी है हमारे पास, 30 दिसंबर को 2016 को इसको लॉन्च किया। और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पेमेंट्स को टैकल करने के लिए, 2008 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके हेड कौन है? दिलीप असबे हैं। तो मतलब उन्होंने इसको बनाया है, दिलीप असबे जो है इसके हेड हैं, 2008 में इसको बनाया गया। तो इन्होंने ही बीम एप्लीकेशन की शुरुआत की थी, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। फिर से क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत ही सिंपल है। हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ पेमेंट बैंक्स मस्ट बी इन द अनबैंक्ड रूरल एरियाज? जहां पे रूरल एरियाज हैं जहां पे बैंकिंग नहीं है तो वहां पे पेमेंट बैंक्स खोले जा सकते हैं और ये कंपलसरी है कि कम से कम उस पेमेंट बैंक की उतनी ब्रांचेस जो हैं वो उस अनबैंक्ड रूरल एरियाज में होनी चाहिए। कितनी कंडीशन आरबीआई ने लगाई थी ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। तो दोस्तों आपने लाइक करना है वीडियो को, आपने सब्सक्राइब करना है चैनल को और साथ ही साथ आपने वीडियो को शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। मैं उम्मीद रखता हूं आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको शेयर जरूर करोगे और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा और इसी तरह से पीडीएफ से पढ़ते रहें। पीडीएफ को सब्सक्राइब करने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। 10% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और गाइस हमेशा खुश रहें, खुश रहोगे तो एग्जाम जल्दी क्लियर होगा। लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस लेके काम नहीं करना। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।